आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद यदि उसका रजिस्ट्री करवा लेते हैं, तो रजिस्ट्री के बाद आपको कौन-कौन सा सावधानी को ध्यान में रखना है, ताकि वो प्रॉपर्टी सब दिन के लिए आप ही का हो जाए। ऐसा ना कि रजिस्ट्री का पेपर तो आपके हाथ में है, आपके जेब में है, लेकिन वो प्रॉपर्टी पर कोई थर्ड पार्टी कब्जा करने आ गया है। और ठीक है, और यदि आप उसको कब्जा करने से मना करते हैं, तो ये मुकदमा कोर्ट जा पहुँचता है। तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी समस्या हो सकता है। साथ ही साथ आपने जैसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा दिया, आपका पैसा भी हाथ से चले जाएगा। आप रजिस्ट्री करवा के आप यदि खुश हो जाते हैं कि अब प्रॉपर्टी मेरा 100% हो गया, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि एक छोटा-छोटा गलती जो है, आपको बहुत बड़ा नुकसान में पड़ा सकता है। तो ये नुकसान से बचने के लिए आपको ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है। यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको आधा-अधूरा जानकारी होगा, ठीक है? तो आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ ही साथ यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवाते हैं, ठीक है? और रजिस्ट्री करवाने के बाद जो सेल डीड होता है, वो सेल डीड जब आपके हाथ में आ जाता है, आपके पास सेल डीड आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में सेल डीड में आपको बारीकी से हर चीज़ को पढ़ना है, मतलब लाइन बाय लाइन पूरा सेल डीड को पढ़ना है। उसमें क्या कमी रह गया है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गया। हो सकता है सिग्नेचर करने से पहले आपने पढ़ा है, फिर भी आपको एक बार समय निकाल के पूरा सेल डीड को मतलब पेज बाय पेज आपको पढ़ना है। हो सकता है कहीं खाता संख्या जो है वो गलत हो गया हो, या फिर खेसरा संख्या गलत हो गया हो, या फिर कोई रकबा गलत हो गया हो, या फिर चौहद्दी गलत हो गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्ट्रार साहब जो है उस पर सिग्नेचर ही नहीं किए, या फिर रजिस्ट्रार साहब का सिग्नेचर तो है लेकिन स्टाम्प ही नहीं लगा हुआ है। तो ये सब छोटा-छोटा गलती है। यदि ये सब गलती आपको मतलब उसमें मिलता है, तो उसे तुरंत जो है सेलर से कॉन्टैक्ट करके तुरंत जो है आपको ठीक करवा लेना चाहिए, ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए यदि आपने ये सब भी पढ़ लिया, सेल डीड सब ओके है, तो ऐसी स्थिति में बहुत व्यक्ति होता क्या है, जो प्रॉपर्टी बेचने वाला होता है, वो बोलता है कि जब तक हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे, तब तक जो है हम अपना प्रॉपर्टी पर आपको कब्ज़ा नहीं देंगे। तो ऐसा ज़्यादातर होता है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जहाँ से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो व्यक्ति से ज़मीन आप ले रहे हैं, या फिर मकान ले रहे हैं, या दुकान ले रहे हैं, वो व्यक्ति बोल रहा है कि जब तक हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे, तब तक इस प्रॉपर्टी पर आपका फिजिकल कब्ज़ा हम नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि आप सेल डीड तैयार करवा लिए हैं, तो अविलंब जो है उस प्रॉपर्टी पर आपको कब्ज़ा कर लेना है। अब यदि कब्ज़ा नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में नुकसान ये हो सकता है वो व्यक्ति जो है वो दुकान हो या फिर मकान हो, वो कोई दूसरा व्यक्ति को वो रेंट पे दे दे, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आप बहुत बड़ा परेशानी में फँस सकते हैं। साथ ही साथ जो मतलब सेल डीड करने के बाद जो चरण होता है, वो होता है मोटेशन का, यानी कि दाखिल-खारिज का, ठीक है? तो दाखिल-खारिज कोई भी प्रॉपर्टी का तब होगा, जब उस प्रॉपर्टी पर आपका वास्तविक कब्ज़ा हो, यानी कि प्रेज़ेंट टाइम में उस प्रॉपर्टी पर आपका कब्ज़ा होना ज़रूरी है। यदि आप कब्ज़ा नहीं करेंगे, कब्ज़ा जो सेलर है उसी का है, और आप मोटेशन के लिए आवेदन देंगे, तो ऐसी स्थिति में मोटेशन का जो कार्यालय होता है, जो तहसील होता है, उसके द्वारा प्रॉपर विज़िट किया जाता है प्लॉट पे, और वहाँ पे देखा जाता है कि कौन व्यक्ति का कब्ज़ा है। तो कब्ज़ा तो आप किए ही नहीं, ठीक है? सेलर जो है उसी का कब्ज़ा है, लेकिन सेल डीड आपके नाम से जो है तैयार कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपका मोटेशन का आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी करते हैं, तो तुरंत जो है उस पे आपको कब्ज़ा कर लेना चाहिए, ठीक है? और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो है, मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि अब यदि आप मोटेशन करवाए नहीं, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति मतलब ऑनलाइन उस प्रॉपर्टी का डिटेल निकालेगा, तो वो पुराना ओनर के नाम से ही निकलेगा। क्योंकि सिर्फ़ रजिस्ट्री करवा लेने से ही मतलब इंटरनेट से यदि निकाला जाए डॉक्यूमेंट, तो आपके नाम से नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको मोटेशन करवाना होगा, ठीक है? तो पुराना जो सेलर था, जो आपको प्रॉपर्टी बेचा, वो फिर जो है उस प्रॉपर्टी को कोई थर्ड पार्टी को बेच देगा, और थर्ड पार्टी को किसी को यदि बेचेगा, तो थर्ड पार्टी वेरिफ़िकेशन करेगा, यानी कि मोबाइल से उसका जो है डॉक्यूमेंट देखेगा, तो मोबाइल से जो उस प्रॉपर्टी का कागज़ात देखेगा, तो उसपे पुराना ओनर का ही नाम अंकित होगा, क्योंकि आपने मोटेशन नहीं करवाया। तो ये भी जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हालाँकि आपने पहले रजिस्ट्री उस प्रॉपर्टी का करवाया अपने नाम से, उसके बाद यदि 10 बार भी उस प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति बेच देता है, तो ऐसे भी स्थिति में कोर्ट से मुकदमा करके मतलब जो है आपके ही पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि ऐसा मानिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक? उस जजमेंट का यदि ज़िक्र करेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस टॉपिक पर हम पहले भी वीडियो बना दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है कानून का महाजाल में फँस सकते हैं। तो ये चीज़ से आपको बच के रहना होगा, ठीक है? तो दूसरा व्यक्ति को ज़मीन ना बेचें, इसलिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको तुरंत जो है उसका फिजिकल पोजीशन ले लेना है, और तुरंत जो है उसका मोटेशन के लिए भी आवेदन कर देना है। ऐसा नहीं कि मोटेशन 2 साल या 5 साल के बाद आप करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी परेशानी हो सकता है। साथ ही साथ यदि सेल डीड आपके नाम से तैयार हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो सेलर है, जो मतलब उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो उसे आपको उस प्रॉपर्टी का पुराना डॉक्यूमेंट भी लेना है, ठीक है? सेल डीड तो वो नया बना ही है। साथ ही साथ उससे ये भी पूछना है कि पुराना डॉक्यूमेंट आप हमको दीजिए। यदि वो देने से मना करता है, बोलता है कि मेरे पास नहीं है, खो गया है,
या जल गया है या गुम हो गया है, ऐसा कोई भी बहानाबाजी करता है, तो उससे जो है आपको कम से कम ₹100 के स्टाम्प पेपर पे ये बात लिखवा लेना है, ठीक है? कि आपसे हम पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं। ये लिखवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यदि आप नहीं लिखवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आगे चल के आप बहुत भारी नुकसान में फँस सकते हैं। तो आपको ये चीज़ लिखवा ही लेना है। यदि मान लीजिए वो आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है और दे देता है, तो ऐसी स्थिति में स्टाम्प पेपर पे लिखाना कोई आवश्यकता नहीं होता है। आपको नहीं लिखाना है। अब मान लीजिए यदि पुराना डॉक्यूमेंट का माँग उससे नहीं करेंगे और पुराना उसी प्रॉपर्टी पे जो आप खरीदे हैं अपने नाम से, उसी प्रॉपर्टी पे जो है मतलब वो ओनर लोन लिया हुआ है और वो पुराना कागज़ बैंक में है। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानी हो सकता है, ठीक है? और यदि उस व्यक्ति से आप स्टाम्प पेपर पे ये लिखवा लेते हैं कि कागज़ जो है गुम हो गया है, लेकिन कागज़ तो बैंक के पास रहेगा। बाद में बैंक यदि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदा, यदि कोई मकान ही खरीदे हैं, ठीक है? तो बैंक का तो उस पे लोन चल रहा है मकान। बाद में यदि कभी बैंक रिकवरी के लिए आता है या उस मकान को सील करने के लिए आता है, तो ऐसी स्थिति में जो ओनर है वो तो आपको लिखित रूप में दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो है ओनर उसको आप कानून का कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखित रूप में आपको ये दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी का कागज़ गुम हो गया है, ठीक है? तो ये सब छोटा-छोटा सावधानी आपको रखना है। अब मान लीजिए जो प्रॉपर्टी आप खरीदे हैं, ठीक है? उसी पे आप लोन लेना चाहते हैं या लोन लेके ही प्रॉपर्टी खरीदे, तो उसका सेल डीड जो है वो आप बैंक में जमा करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी बैंक में आप जो-जो डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, तो बैंक का लेटर हेड पे ये बात को आपको लिखवा लेना है कि मतलब आप बैंक को कौन-कौन कागज़ दे रहे हैं। तो बैंक से आपको लिखित रूप में ये चीज़ ले लेना होगा कि हम सेल डीड आपको लोन के एवज़ में दे रहे हैं, यानी कि लोन का अकाउंट नंबर जो है उस सेल डीड पे अंकित होगा। ये लोन लेने के एवज़ में जो है इस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट बैंक के पास सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में बैंक जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट को काफ़ी जो है मतलब अच्छा से रखे। नहीं तो बाद में ऐसा भी हो सकता है पेपर बैंक से गुम हो जाए या फिर फट जाए या फिर नुकसान हो जाए या फिर कभी-कभी शॉर्ट सर्किट से आग भी लगता है, तो पेपर जल जाए। तो ऐसी स्थिति में आप बैंक को कटघरा में खड़ा कर सकते हैं। तो ये जो है आपको बैंक का लेटर हेड पे आपको लिखवा ही लेना है, ठीक है? नेक्स्ट है कि यदि आपका नाम से प्रॉपर्टी का सेल डीड तैयार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई मकान है या फिर कोई दुकान है, तो वहाँ पे हो सकता है पानी का मतलब कनेक्शन हो या फिर बिजली का कनेक्शन किया गया हो, तो वो सब कनेक्शन को आपको हटा देना है और आपको नया सिरे से जो है फिर आवेदन करके पानी और बिजली का कनेक्शन लेना है। पुराना ही कनेक्शन पे आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी पॉइंट ये है, यदि वो प्रॉपर्टी डैमेज है, आपके साथ छल किया गया है, डैमेज हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। अब मान लीजिए जो मकान आपने खरीदा है उस पे बैंक से लोन लिया गया था पहले और बैंक वाला जो है रिकवरी के लिए आ गया है या आपको बाद में मतलब ऐसा भी पता चला है बैंक भले ही रिकवरी के लिए ना आए, आपको पता चल गया है कि इस प्रॉपर्टी पे लोन लिया गया है, आपको जानकारी में आ गया, संज्ञान में आ गया है, तो ऐसी स्थिति में बिना देर किए हुए जो सेलर है उसको आपको एक लीगल नोटिस सेंड करना है और बताना है सभी बात। हो सकता है कोई भी कारण हो, तो जो भी क्षतिग्रस्त था या फिर जो भी डैमेज था उसको उस बात से आपको अवगत नहीं कराया गया था, आपके साथ छल किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप एक लीगल नोटिस देके उस जो भी प्रॉपर्टी का ओनर है, उसको ये जानकारी दे सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ जो है, जो भी भरपाई का डिमांड है, वो भी आप कर सकते हैं लीगल नोटिस में ही कि आपने जो है डैमेज प्रॉपर्टी हमें दे दिया, लेकिन इसका ज़िक्र आपने एग्रीमेंट में ना किया, ना ही सेल डीड में किया और हमें जानकारी तक भी नहीं दिया। कोई भी कारण हो सकता है, डैमेज का कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है? कोई भी कारण हो, वो कारण आपको लीगल नोटिस में लिख के अविलंब सेंड करना होगा। यदि ये सब चीज़ में आप देरी करेंगे, तो हो सकता है आप काफ़ी मुसीबत में फँस सकते हैं।